मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम प्लेटो की न्याय की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से जब हम न्याय की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करता है तो न्यायपालिका अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करके सामने वाले पक्ष को न्याय देती है और अन्याय का प्रतिकार करती है। लेकिन प्लेटो जो एक यूनानी विचारक था और प्लेटो जो एक आदर्शवादी विचारक था जिसने रिपब्लिक नामक रचना लिखी थी, रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और दूसरी बात इसमें यह कि रिपब्लिक जो उनकी रचना है उसका शीर्षक जो है न्याय और गणराज्य से संबंधित रखा गया है। प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक उसका शीर्षक जो है न्याय और गणराज्य से संबंधित रखा गया है। अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है वो न्याय को क्या मानकर चलता है? कर्तव्य मूलक धारणा मानकर चलता है। जैसे मैंने अपने पूर्व के लेक्चर में बताया था कि प्लेटो ये कहता है कि मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इन 3 मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर वो 3 समाज में वर्ग बताता है। 1 दार्शनिक राजा, 2 सैनिक वर्ग और 3 उत्पादक वर्ग। तो मानवीय आत्मा के 3 गुणों के आधार पर समाज के 3 वर्ग बताता है प्लेटो। और वो ये कहता है कि जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब राज्य में न्याय स्थिर रहता है। लेकिन न्याय को स्थिर रखने वाला कौन है? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा ही क्या करता है? समाज में रहने वाले व्यक्तियों के गुणों के आधार पर, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के गुणों के आधार पर उनके कर्तव्यों का निर्धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन करके न्याय करता है। तो इसकी बात करेंगे अपन, प्लेटो की न्याय की अवधारणा की बात करेंगे आज हम। तो प्लेटो जो है वो अपनी न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करता है इस तरीके से कि वो ये कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो वही न्याय होगा। एक प्रकार से उनके लिए न्याय क्या है? सद्गुणों का समूह है। कर्तव्य पालन में निहित एक विचार है न्याय। प्लेटो के अनुसार रिपब्लिक का उपशीर्षक मैंने किससे संबंधित बताया? गणराज्य और न्याय से संबंधित बताया। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि रिपब्लिक जो प्लेटो की रचना है उसका आरंभ और अंत किससे होता है? न्याय की अवधारणा से उसका आरंभ और अंत होता है। इसके अलावा प्लेटो ने यह भी कहा कि संपूर्ण नैतिकता और सद्गुणों का पर्यायवाची है। न्याय क्या है? संपूर्ण नैतिकता और सद्गुणों का पर्यायवाची है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान में न्याय का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करता है, उसके धन को छीनता है, उसके जीवन को छीनता है, तो हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या करती है? उस अन्याय का प्रतिकार करती है उस अन्याय का प्रतिकार करती है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे न्याय कहते हैं। और न्याय क्या है? अंतरात्मा की आवाज है। न्याय को प्लेटो ने क्या माना? आत्मा के अंदर की वस्तु माना। मतलब न्याय क्या है? आंतरिक है, बाह्य नहीं है न्याय। और न्याय को नैतिकता से जोड़ा है, मूल्यों से जोड़ा है और कर्तव्य की भावना के साथ में जोड़ा है। एक प्रकार से प्लेटो का न्याय क्या है? व्यक्ति को अच्छा बनाने का एक विचार है। अब हमने बिल्कुल सामान्य रूप में हमने देखा कि प्लेटो न्याय को किस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लेटो के समय में कौन कौन से न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। पहला परंपरागत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? क्रांतिकारी सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत है? क्रांतिकारी, थ्रेसीमेकस का सिद्धांत है। और तीसरा कार्यकरण सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है वो कौन सा है? कार्यकरण सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत का संबंध थ्रेसीमेकस से। थ्रेसीमेकस
और इसका संबंध किसके साथ है? ग्लाउकन के साथ। परंपरागत सिद्धांत का संबंध सिफालस और पोलीमार्कस के साथ है। सिफालस और पोलीमार्कस के साथ है। तो परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है? जैसे सिफालस इसके प्रतिपादक है, उनके पुत्र पोलीमार्कस ने भी इसका प्रतिपादन किया है। सिफालस बोलते हैं कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। और पोलीमार्कस जो है वो कहते हैं कि प्रत्येक को उसका उचित व्यवहार देना ही न्याय है। प्रत्येक को उसका उचित व्यवहार देना ही न्याय है। मित्र के साथ में श्रेष्ठ और शत्रु के साथ में बद से बदतर व्यवहार किया जाना चाहिए। मित्र के साथ में मित्रवत व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करना चाहिए। लेकिन प्लेटो परंपरागत सिद्धांत का खंडन करते हुए कहता है कि जैसे सिफालस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना न्याय है, तो क्या सैनिक के लिए युद्ध के समय जब वो पकड़ा जाता है तो शत्रु से क्या सत्य बोलना उचित है? क्या देश के राज बता देना, खुफिया राज बता देना क्या न्याय होगा? इसके अलावा उसने कहा दूसरे का ऋण चुका देना न्याय है। सिफालस ने कहा अगर एक व्यक्ति से हम हथियार लें और हमको वो हथियार देने के बाद में पागल हो जाए तो क्या हमें उसको उसके हथियार लौटा देना चाहिए जबकि वो पागल हो चुका है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके दिए हुए हथियारों को उसको दोबारा लौटा देते हैं तो फिर वो जबकि वो पागल हो चुका है वो उन हथियारों का गलत उपयोग करेगा। तो परंपरागत सिद्धांत का पूरी तरह से प्लेटो ने क्या किया है? खंडन किया। क्रांतिकारी सिद्धांत किसका है? थ्रेसीमेकस का है। थ्रेसीमेकस ने क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शासक वर्ग अपने हितों के लिए शासन करता है। तो थ्रेसीमेकस ने जो बात कही है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, वो अपने आप में प्लेटो स्वीकार नहीं करते। प्लेटो कहते हैं कि अन्याय कभी भी न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता और शासक वर्ग कभी भी अपने हितों के लिए शासन नहीं कर सकता। शासन करने का उद्देश्य दूसरे का कल्याण करना होता है। तो थ्रेसीमेकस ने शक्तिशाली के हित साधन को न्याय बताया, इसका प्लेटो ने खंडन किया। थ्रेसीमेकस कहता है कि सरकार अपने हितों के लिए कानूनों का पालन करती है और कानूनों को बनाती है और जनता उसका क्या करती है? पालन करती है। तो प्लेटो ने पूरी तरह से इसका खंडन कर दिया। तो दो सिद्धांतों का विरोध किया। अब तीसरा सिद्धांत है कार्यकरण सिद्धांत। कार्यकरण सिद्धांत किसने दिया? ग्लाउकन ने। कार्यकरण सिद्धांत किसने दिया? ग्लाउकन ने दिया। और उसने कहा कि न्याय भय का शिशु है और यह शक्तिशाली की जरूरत नहीं है, निर्बलों की आवश्यकता है। न्याय भय का शिशु है और यह शक्तिशाली की आवश्यकता नहीं है, निर्बलों की आवश्यकता है। ग्लाउकन कहता है कि जिस समय प्राकृतिक अवस्था थी उस समय शक्तिशालियों के भय से निर्बलों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए न्याय की अवधारणा को जन्म दिया। लेकिन प्लेटो इसका भी खंडन करता है और प्लेटो कहता है कि न्याय भय का शिशु नहीं होता। न्याय तो अंतरात्मा की आवाज है। व्यक्ति कानूनों का पालन स्वाभाविक रूप से करता है। व्यक्ति कानूनों का पालन स्वाभाविक रूप से करता है, तो यह भय का शिशु कभी भी नहीं हो सकता है। तो प्लेटो ने कार्यकरण सिद्धांत का भी खंडन किया और उन्होंने कहा कि शक्तिशाली का हित साधन कभी भी न्याय नहीं हो सकता और अन्याय कभी भी न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता और शासक वर्ग जनता के हितों के लिए ही शासन का कार्य करता है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। अब मैंने जो ग्लाउकन की मैं बात कह रहा था कि ग्लाउकन कहता है कि न्याय क्या है? भय का शिशु है, यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित साधन। प्राकृतिक अवस्था में निर्बलों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए न्याय का सृजन किया गया और वे उत्पन्न संप्रभु और उसके आदेशों का पालन करने लगे। प्लेटो इसका खंडन करता है और वो कहता है कि भय के कारण व्यक्ति न्याय का पालन नहीं करता, बल्कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कानूनों का पालन करता है और न्याय जो है वो क्या है? आंतरिक है। सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, ग्लाउकन ये सभी न्याय को क्या मानते हैं? बाह्य मानते हैं। और प्लेटो न्याय को क्या बताता है? आंतरिक बताता है। प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया, क्रांतिकारी सिद्धांत का खंडन किया, कार्यकरण सिद्धांत का खंडन किया। प्लेटो ने कहा कि सत्य बोलना हर परिस्थिति में न्याय नहीं हो सकता, हर परिस्थिति में दूसरे का ऋण चुका देना भी न्याय नहीं हो सकता। अगर जिसको हम मित्र मान रहे हैं वो हर परिस्थिति में मित्र नहीं हो सकता, या यूं कह सकते हैं कि जिसको हम मित्र मान रहे हैं हो सकता है वो मित्र ना होकर शत्रु हो, और जिसको हम शत्रु मान रहे हैं वो शत्रु ना होकर क्या हो? मित्र हो। इसके अलावा न्याय जो है
वो शक्तिशाली का हित साधन नहीं है, ये बताया उन्होंने। और न्याय भय का शिशु नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि शासक जनता के हितों के लिए काम करता है और जनता जो है वो स्वाभाविक रूप से कानूनों का पालन करती है और न्याय तो अंतरात्मा की आवाज है। तो परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकारण सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों का प्लेटो क्या करता है? खंडन करता है। अब उसके बाद में प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है, अपन ने क्या कहा कि यदि व्यक्ति राजा के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है तो वो न्याय होता है। न्याय के दो प्रकार बताए उसने। न्याय के कौन से दो प्रकार बताए? व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय का मतलब है कि समाज का एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो व्यक्तिगत न्याय है, लेकिन अगर दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने लिए निर्धारित कार्यों को करते हैं तो वो सामाजिक न्याय का एक रूप है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसकी क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि न्याय नैतिक है, क्योंकि इसका संबंध क्या है? मूल्यों से है, अंतरात्मा की आवाज से है। और न्याय कर्तव्य मूलक है और न्याय क्या है? अंतरात्मा की आवाज है। दूसरी विशेषता उन्होंने कही कि राज्य जो है वो व्यक्ति का वृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए थे, विवेक, शौर्य और इंद्रिय तृष्णा। इसके आधार पर उन्होंने समाज के 3 वर्ग बताए, दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और ये तीनों वर्ग जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो राज्य में न्याय का पालन होता है या न्याय जो है वो स्थिर होता है और इन तीनों वर्गों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। इसलिए वो कहता है कि राज्य क्या है? व्यक्ति का वृहद रूप है। इसके अलावा श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में बताया गया, यानी उसने कहा कि यह राजा का दायित्व है, दार्शनिक राजा का दायित्व है कि वो निश्चित जनसंख्या 5040 उनके गुणों का पता लगाए और गुणों के आधार पर कार्यों का क्या कर दे? विभाजन कर दे और सभी फिर उस विभाजन के आधार पर अपने अपने कार्य को करे, तो ये क्या होता है? न्याय होता है। तो श्रम विभाजन भी एक विशेषता है। कार्य विशेषीकरण का मतलब है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है, जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है, जब वो उस कार्य को लंबे समय तक करता है तो वो उसका क्या बन जाता है? अनुभवी बन जाता है। निर्धारित कार्य को निर्धारित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना कार्य विशेषीकरण है। जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति योग्य है वो व्यक्ति अगर उस कार्य को करता है तो यह कार्य विशेषीकरण है। जैसे प्लेटो ने निर्धारित किया कि अमुक वर्ग देश की रक्षा का काम करेगा, या जिस वर्ग के लिए निर्धारित किया उसने कि यह वर्ग उत्पादन का कार्य करेगा तो वो उत्पादन का कार्य करेगा। तो सभी की योग्यताओं के आधार पर उनमें कार्यों का विभाजन और सबके द्वारा फिर उन्हीं कार्यों को हमेशा करते रहना कार्य विशेषीकरण को दर्शाता है। इसके अलावा दार्शनिक राजा को शक्तियां दे दी गई कि वो जनसंख्या के गुणों के आधार पर उनमें कार्यों का विभाजन करेगा और फिर ही न्याय का पालन होगा। अब इतनी चीज जानने के बाद में सामान्य रूप से एक बात निकल कर आती है कि प्लेटो व्यक्तियों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के पालन को न्याय बताता है। और प्लेटो कहता है कि न्याय 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। न्याय के सिद्धांत में श्रम विभाजन के सिद्धांत का पालन होता है, न्याय के सिद्धांत में कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का पालन होता है। दार्शनिक राजा क्या करता है? जो राज्य की जनसंख्या होती है उनके गुणों का पता लगाकर उनमें कार्यों का बंटवारा करता है और राज्य में दार्शनिक राजा ही क्या करता है? न्याय का पालन करवाता है। तो दार्शनिक राजा के इर्द गिर्द न्याय की अवधारणा घूमती रहती है। राज्य में न्याय को स्थिर रखने वाला दार्शनिक राजा ही होता है, जो खुद क्या होता है? विवेक का धनी होता है और वो अपनी प्रजा को क्या करता है? संतान मानता है और संतान मानकर उनका पालन पोषण करता है। तो और हमने ये भी देखा कि तत्कालीन रूप से उस समय कौन कौन से न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। परंपरागत सिद्धांत सिफालस और पोलीमार्कस का नाम जुड़ा हुआ है, क्रांतिकारी सिद्धांत के साथ में थ्रेसिमेकस का नाम जुड़ा हुआ है और कार्यकारण सिद्धांत के साथ में ग्लाउकन का नाम जुड़ा हुआ है। अब इसकी आलोचनाएं देखते हैं। व्यवहारिक सिद्धांत है, क्योंकि वर्तमान न्याय जो है वो क्या है? वैधानिक है और जब किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय होता है तो न्यायपालिका उसका प्रतिकार करती है। तो वर्तमान अर्थ में न्याय क्या है? वैधानिक है और प्लेटो के अर्थ में न्याय क्या है? नैतिक है। इसलिए वर्तमान समय में यह अव्यवहारिक है। केवल नैतिक और नैतिक सिद्धांत है, वैधानिक नहीं है, इसलिए वो अव्यवहारिक है। दार्शनिक राजा को सारी शक्तियां दे दी गई है जो अनुचित है। इसके अलावा न्याय के सिद्धांत में अनुभव की उपेक्षा की गई है, यह आलोचना अरस्तु ने की। इसके अलावा गुणों के निर्धारण का सही आधार नहीं है।
अब हम खुद भी सोच सकते हैं कि दार्शनिक राजा यह कैसे पता लगाएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से गुण को रखता है, कौन सा व्यक्ति कौन से गुण को रखता है, दार्शनिक राजा इसका पता कैसे लगाएगा। तो गुणों के निर्धारण का यह सही आधार नहीं है, गुणों के निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, इसलिए दार्शनिक राजा सही रूप से कार्यों का बंटवारा नहीं कर पाएगा। और जब सही रूप से कार्यों का बंटवारा नहीं होगा तो फिर न्याय का पालन कैसे होगा। बड़े बड़े राज्यों पर यह लागू नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटो का राज्य एक आदर्श राज्य है, उसकी जनसंख्या 5040 है। इतने लोगों के गुणों का तो वो पता लगा सकता है और उनमें कार्यों का विभाजन कर सकता है, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का पालन करवा सकता है, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर चल सकता है। लेकिन जब जनसंख्या ज्यादा हो तो वहां पर उनके गुणों का पता लगाना राजा के लिए बहुत कठिनतर है। इसके अलावा प्लेटो के रिपब्लिक में, प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति को समाज की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया है, व्यक्ति की चिंता नहीं की गई है। और इसके अलावा राज्य जो है वो किसके लिए होना चाहिए, व्यक्ति के लिए होना चाहिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीजें हमारे जहन में आती हैं कि कहीं ना कहीं अगर आलोचना है इसकी तो इसका कुछ महत्व भी है। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को कर्तव्यों के पालन के पथ पर आगे बढ़ाना चाहता है। तो आज हमने किसकी अवधारणा देखी, न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। अब हम आगे कल पढ़ेंगे।